नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ जो करंट बर्निंग इश्यूज में अपना टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और सशक्तिकरण। क्या है माजरा, पूरा मामला समझ लेते हैं। और अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्टीडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द वेपनाइजेशन, है ना। ये किसने कहा है? ये आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपका जो हमारा ये मिलिटराइजेशन है, सैन्यीकरण है और शस्त्रीकरण है, इस पर हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने अभी हाल ही में कही, तो जिसकी वजह से हम ये आर्टिकल है जो पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए मामला क्या है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या हम पहले ही ऐसे हैं जो आपका आउटर स्पेस तक जा रहे हैं, या कोई पहले और भी पहुंच चुका है? क्या है माजरा? तो देखो, एक शब्द है डिटरेंस। आप सब इस शब्द से परिचित हैं, ठीक है। इस शब्द की वजह से, इस डिटरेंस को जो क्रिएट करने का जो इम्पोर्टेंस है इसकी, है ना, जो डिटरेंस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई ये जो आपका सब एक दूसरे की जो रेस लगी हुई है कि मैं ज़्यादा बेहतर, मतलब लीडरशिप की यहाँ पर रेस है। और लीडरशिप कैसे होगी? या तो वो आर्थिक स्थिति में ऊपर हो, या वो आपका जितनी भी तकनीक है उन सब मामलों में ऊपर हो, या उसकी मिलिट्री पावर है वो ऊपर हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगी, सारी चीज़ें, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है इस चीज़ की, तो वो क्या है, एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी उसके पास रहेगी और लीडर का एक रोल अदा करेगा अगर पूरे संसार में हम कहें तो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि डिटरेंस है जो वो क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये भय बना रहे कि भाई अगर इस तरह की कोई लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि भारत किसी से पीछे है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूक्लियर वॉर की बात करूं तो भाई हम अभी तक क्यों बचे हुए हैं? हम पर अभी तक जो हमारे कुछ ऐसे एनिमी नेशंस हैं, अगर हम न्यूक्लियर स्टेट ना होते, हम अगर न्यूक्लियर सक्षम नहीं होते, तो अब तक हम पर दबाव डाल दिया गया होता अब तक, है ना। लेकिन वो दबाव क्यों नहीं पड़ पा रहा? क्योंकि हमने वहां पर भी डिटरेंस क्रिएट कर रही। सबको पता है कि भारत भी सक्षम है, अगर इस तरह की कोई हरकत की तो बच आप भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हम भी तो सक्षम हैं उस काम में। तो अब जो लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां जमीन, हवा और पानी से थोड़ा सा और आगे बढ़ गई हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के ये कहां पहुंच गई हैं? ये अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं लड़ाइयां। और अंतरिक्ष को भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौथा वॉरफेयर बना रखा है इन्होंने। कह सकते हैं आपकी संसार का जो चौथा वॉरफेयर है वो जमीन और आपका हवा और आपका पानी के अलावा जो चौथा है वो आपका स्पेस या अंतरिक्ष हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए लंबे समय से अलग अलग लोग, अलग अलग देश, आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप शुरुआत कहेंगे तो आपका US है जो, उसने इस चीज़ की जो है वो शुरुआत करी। आपके कोल्ड वॉर के समय से ये चीज़ चली आ रही है। कोल्ड वॉर के समय में से ही इसकी शुरुआत है जो वो US कर चुका है। और आज की स्थिति तो ये है कि US ने अपना एक अलग, आप कह सकते हैं, ब्रांच है जो, ठीक है, एक अलग ब्रांच है जो वो यहाँ पर ओपन कर रखी है। एक अलग ही यूनिट है, सर्विस है, आप कह सकते हैं, उसके लिए एलोकेट कर दी है, और उसका नाम है US स्पेस फोर्स। क्या रखा है? एक अलग फोर्स जिसका नाम है US स्पेस फोर्स। ठीक है भाई, चीन भी पीछे नहीं है, क्योंकि जब अब ये 2019 में उन्होंने अलग ही कर, क्योंकि ये तो ऊपर अपनी एक स्थापित कर चुके हैं, अपना वर्चस्व कर चुके थे, और इन्होंने अपनी फोर्स भी एक अलग से डिक्लेयर करी। और चीन भी पीछे नहीं, 2005 से वो भी अपनी जो है एंटी सैटेलाइट हैं जो, उनको लॉन्च कर चुका है। और 2005 से ही चीन है जो इसमें, इस रेस में दूसरे नंबर पर शामिल हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम पीछे क्यों रहते? हमारा भी स्पेस साइंस वाला मामला कोई कमज़ोर थोड़ी है। DRDO और इसरो जैसी संस्था जो हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं और जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप अगर वर्ल्ड में सैटेलाइट लॉन्च के मामले कहें तो सबसे कम कीमत पर जो इसरो है वही है जो सैटेलाइट लॉन्च कर पाता है। तो हमने भी अपना एक वर्चस्व क्रिएट कर रखा है, और DRDO इन मामलों में जो है वो आगे, ये सब काम DRDO का ही है। आपको पता है कि सिविल का काम है इसरो का, तो बट हाँ, क्योंकि इसरो भी इसमें मदद कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसरो भी इसमें मिला हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो इसरो और DRDO की मदद से हम ये सफलता हासिल कर चुके हैं कि भाई ऊपर जो अंतरिक्ष है वहां पर हमने भी अपना एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, एक हमारा भी
एक ऐसी स्थिति हम पा चुके हैं जहां पर एंटी सैटेलाइट हमने वहां पर लॉन्च कर सकती हैं। आप मिशन शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, या आपने पहले पृथ्वी के बारे में सुना होगा, जिसको हमने सबसे पहले एंटी सैटेलाइट में कन्वर्ट किया था, है ना। पृथ्वी को हमने सबसे पहले एंटी सैटेलाइट में कन्वर्ट किया, और फिर आपका जो मिशन शक्ति के दौरान हमने ये चीज आपको, जब मिशन शक्ति के तहत 300 किलोमीटर की दूरी पर हमने एक मिसाइल को ध्वस्त किया, और उसके बाद हमारा भी वहां पर एक वर्चस्व आप कह सकते हैं क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब आपने भी एक डिटरेंस है जो वो क्रिएट कर रखा है। इसके तहत होता, देखो दो शब्द हैं यहाँ पर, है ना, आप देख पा रहे होंगे, एक तो मिलिटराइजेशन और एक आपका वेपनाइजेशन, ठीक है। इवन हेडिंग में भी आपने ये चीज देखी होगी, ये देखिए, ये सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण, है ना। तो ये दो शब्द हैं, इनमें अंतर है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, इनमें अंतर है। वो सारी चीजें हम जो है वो इस आर्टिकल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है खबर? खबर में क्या है कि इंडियन डेफ स्पेस संगोष्ठी का आयोजन हुआ, और इस दौरान जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने, नाम क्या है, अनिल चौहान, ठीक है, इन्होंने अंतरिक्ष के जो सैन्यीकरण है इस पर अपनी जो है वो चिंता व्यक्त की है, ठीक। तो ये आपकी खबरों में है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए अभी हाल ही में डीआरडीओ के सहयोग से आपका जो आईएसपी है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ है, उसने भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी है जो उसका आयोजन किया। यही हमारी खबर है आज की। और यहाँ पर जो है वो किस तरह से बदलाव हो रहा है, जो पहले देखो क्या होता था कि भाई एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता था, ठीक है। ट्रेडिशनल में मेरी सेना आपकी सेना दोनों की सामने सामने खड़ी होती थी और लड़ाई कर लेते थे, ठीक है, जिसमें जो जीतता था वो उसकी जीत हो जाती थी। अब क्या है कि ट्रेडिशनल लड़ाइयाँ तो हो गई खत्म, अब एक खत्म का मतलब ना के बराबर आप कह सकते हैं, अब हो गई है नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर। नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि हम आपकी अर्थव्यवस्था पर अटैक करेंगे, आपके बैंकिंग सिस्टम पर अटैक कर देंगे। कैसे अटैक करेंगे? वायरस भेज दिया, वहां पर आपका साइबर अटैक हो गया, जिसके तहत का सिस्टम ही पूरा हैक कर लिया गया। इस तरह की जो चीजें हैं, जिसके तहत जो सेना है वो देश में ही कंप्यूटर्स पर बैठी हुई है ना। तो एक अब हो गया नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो अब हम इसको हाइब्रिड नहीं कह सकते क्या? हाइब्रिड भी तो कह सकते हैं कि भाई आपका जो ट्रेडिशनल वाला है वो तो है ही है, साथ में हम आपका साइबर अटैक, है ना, साइबर अटैक, और उसके अलावा जो अंतरिक्ष वाला पार्ट है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो आउटर स्पेस में जो अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है, वो भी हम इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब ये सब मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जमीन की और इसकी जो लड़ाइयां हैं, उसके अलावा आप चौथा वॉरफेयर भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, और जो देखा जा रहा है वह अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण है, जो उसकी दिशा में लगातार है, जो वो प्रगति हो रही है, ठीक है। सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, सैन्यीकरण का मतलब हुआ कि आपने क्या किया कि कमांड, कंप्यूटर, इन सब चीजों की मदद ली, संचार की मदद ली, और उसकी वजह से आपने क्या ट्रैक किया, और वहां पर हमने किसी का सिग्नल आया, हमने उसे पता किया और हमने उसको डिटेक्ट कर लिया पहले से ही और खत्म किया। अब शस्त्रीकरण मतलब हमने भी अपने वेपन्स है जो वहां पर पहुंचा रखे हैं, हमारी भी सैटेलाइट है वहां, अगर किसी की सैटेलाइट हमारे क्षेत्र में आएगी, जो हमने जोन डिक्लेयर कर रखा है कि यहाँ नहीं आ सकती, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हम उसको ध्वस्त कर देंगे, ठीक। तो ये कुछ वेपन्स ही तो हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो अब इसके लिए अगर चुनौतियों की बात करते हैं तो 75 चुनौतियां हैं जो वो आइडेंटिफाई अभी इसमें की गई, जो कि ऑब्वियसली चिंता की विषय है, बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण के बारे में। तो अंतरिक्ष का जो सैन्यीकरण है वो इससे अलग है। कैसे अलग है? कि देखिए, सैन्यीकरण के अंदर आपने कमान, यानी कि आपने कमांड, नियंत्रण, कंट्रोल, संचार, कम्युनिकेशन, निगरानी, सर्विलेंस, और टोही गतिविधियां मतलब हुआ आपका रिकॉनिसेंस, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, जो ये सब चीजें हैं, इसके माध्यम से आपने अंतरिक्ष आधारित जो संपत्तियां हैं उसका उनको उपयोग में शामिल किया। मतलब अंतरिक्ष में जो चीजें हैं उनको हमने किसके इन चीजों से मदद लिया, आपने कमांड लिया, ठीक है, कंट्रोल वहां पे एस्टेब्लिश किया, कंप्यूटर्स की मदद ली, उसके सर्विलेंस सिस्टम आपने बिछा रखा है निगरानी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसकी मदद ली। और अंतरिक्ष का जो सैन्यीकरण है वो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स होते थे उनमें इसकी सहायता कर रहा है, ठीक। वहां से हमने क्या है कि पहले से ही सैटेलाइट, जैसे आपने अभी इसमें भी देखा होगा, इराक वाला और अफगानिस्तान वाला वार हुआ था, इसमें यूएस ने सैटेलाइट्स वगैरह, तो वहां से क्या पता चल जाता है ना कि नीचे कहां पर डिस्टरबेंस है, कहां पर नहीं है। तो वहां पर क्या है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में आपने अंतरिक्ष का यूज किया, ठीक, ये हुआ एक। तो अब क्या है कि अंतरिक्ष में ही आपने वेपन सेट कर दिए, जबकि अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के माध्यम से
बाहरी अंतरिक्ष स्वयं युद्ध क्षेत्र बन गया है। मतलब जो आउटर स्पेस है वो अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, क्योंकि वहां पर भी वेपन जाकर आपने स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या फोर्थ फ्रंटियर कहा जा रहा है। ठीक, इतनी चीजें। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए कि अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण में क्या शामिल है। उपग्रहों पर हमला होगा, अगर सैटेलाइट्स पर हमला करने के इरादे से कक्षीय या उपकक्षीय उपग्रहों की नियुक्ति करना इसमें शामिल है। अंतरिक्ष जेटों को शूट करना, मतलब अब मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हमारे क्षेत्र में अगर आएगा तो उसको शूट कर देंगे। ठीक, तो वो चीज है। दुश्मन के जो उपग्रह से भेजे गए संकेत हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे। जो नेविगेशंस आ रहे हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि संकेत आ रहे हैं, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा हम 2019 में हमने एंटी सैटेलाइट का जो परीक्षण है वो ऑलरेडी कर रखा है, और इसी के साथ भारत, चीन, रशिया और आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका के समूह में शामिल हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि भारत को तीसरे नंबर की पोजीशन यूएस और चाइना के बाद माना जा रहा है कि ये अपनी जो आउटर स्पेस एजेंसी में ये चीज क्रिएट कर चुका है। तो मतलब हम एक गौरव वाली बात है ये तो, कि हम एक ऐसी लॉबी में शामिल हो चुके हैं जहां पर हम वर्ल्ड में एक डिटरेंस वाली स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ मतलब वो इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें अटैक करना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हम जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, अब क्या है, अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण क्यों? क्योंकि युद्ध के जो सभी मोर्चे हैं, ठीक है, उसमें सैन्य वर्चस्व स्थापित करने की इच्छा। ठीक है, देखिए यही वाली डिटरेंस वाली बात हुई यहाँ पर। ठीक है, बस एक शब्द काफी कुछ डिफाइन कर रहा है यहाँ पर बार बार। ठीक है, और दूसरा, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी। ठीक, इसलिए क्या है भाई, जरूरी है ना ये चीज, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो दूसरा आपको क्या एक लॉबी में शामिल होना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो क्योंकि आप तकनीक में आगे हैं तो ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, भविष्य के जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, एसैट हैं, उनसे अंतरिक्ष संपत्ति को संरक्षित करने के लिए, भाई अंतरिक्ष में जो संपत्ति, उसको आपने अगर नहीं उसको रोका तो दूसरा उसका मिसयूज कर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि दूसरा तो सक्षम हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, ये सारी चीजें। इसके अलावा कि ये एक तरह से पूरक का काम कर रहा है, जो आपका लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके साथ इनको बेहतर दिशा में युद्ध क्षेत्र बनाने में एक पूरक का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या है। कि ग्लोबल कॉमन्स खतरे में है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष के बढ़ते सैन्यीकरण से ने हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दी। भाई एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा। जहां हम एक तरफ जो शस्त्र हैं उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिटरेंस क्रिएट करने के लिए आप हथियार बना रहे हो। ठीक है, तो एक तरह का शस्त्र खत्म करके उससे भी खतरनाक शस्त्र बनाना, ये अपने आप में एक मुद्दे की बात है। आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक स्थिति क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रणाली, संचार प्रणाली की बात करें तो उसको एक खतरा है, क्योंकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो वो संचार उपग्रहों को नष्ट कर सकती है, जो संचार प्रणाली को, तो भाई कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है सैटेलाइट्स का। जब किसी एक को टारगेट कर लिया जाए और उस पर अटैक किया जाए तो उसको चारों तरफ से आप घेर लो और चारों तरफ से उसका सारे सिस्टम खराब कर दो, तो वो अल्टीमेटली कमजोर ही पड़ जाना है। ठीक है, तो ये एक खतरा है। उसके अलावा अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सब अपने आप को क्या है कि एक तरह का प्रतिद्वंदी मान रहे हैं कि भाई शक्ति परीक्षण तो जरूरी है, भाई हमारी शक्ति अगर कमजोर होगी तो दूसरा हम पर हावी होगा। ठीक, तो ये वाला एक खतरा। और बाहरी आउटर स्पेस है जो उसके शस्त्रीकरण के लिए आगामी हथियारों की होड़ देशों के बीच अनिश्चितता पैदा कर रही है, संदेह और आपका जो प्रतिस्पर्धा है वो आक्रामक तैनाती का वातावरण। मतलब ओवरऑल आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मुद्दा है जो वो मेनली यहाँ पर डिटरेंस का है, बस और कुछ नहीं। कि मेनली क्या है कि एक अगर देश किसी चीज क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और दूसरा पीछे, बिल्कुल बहुत पीछे, तो वर्चस्व क्रिएट कर लेगा। तो उस वर्चस्व को बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको भी उस क्षेत्र में उतना ही कंट्रीब्यूशन करके उनके साथ खड़े होना जरूरी, जिसमें कि भारत के लिए अच्छी बात है कि हाँ उस लॉबी में भारत आ चुका है। ठीक है, तो ये। इसके अलावा अगर आप कुछ नियमों की बात करें कि ग्लोबली इस पर कुछ नियम भी है क्या, तो हाँ, आपका जो 1967 की अंतरिक्ष संधि है उसके तहत देशों को परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के किसी अन्य हथियार को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में
रखने से रोकती है। कौन सी? 1967 वाली। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़े काम की स्लाइड है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है जिनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक, 1968 का बचाव समझौता, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 वाला, आपका 1972 का स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, 1976 का पंजीकरण सम्मेलन और 1979 का चंद्रमा संधि और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति। ठीक है, कोपस। तो ये है जो, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, इस पर नियम भी ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक, और अगर आप आगे की राह की बात करें तो भाई आगे क्या है, तो देखो हम अपनी अगर बात करें तो हमारा जो अपना नाविक सिस्टम है उसका विस्तार करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेविगेशनल जो सिस्टम है हमारा, उसको हमें इसका विस्तार करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि आपका अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के साथ ही विशेष ध्यान दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म विकसित करने की ओर होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपको दोहरे उपयोग वाले, जो आपके दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको विकसित करना इंपॉर्टेंट है। जो नई टेक्नोलॉजी है, जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, उसको आप यूज तो करना ही करना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो रीसेंट टेक्नोलॉजी अगर आप उससे पीछे रहेंगे तो क्या होगा कि अगला है जो वो आपको वर्चस्व क्रिएट कर सकता है। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। दूसरा नाविक वाला, उसके अलावा नए काइनेटिक हथियारों का विकास समय की वास्तविकता बन गया है ना। अभी भाई आप कब करोगे ये सारी चीजें? जब भाई एट द टाइम ऑफ, मतलब एट द टाइम ऑफ डिमांड ही तो करोगे, कि जब डिमांड है इस चीज की। क्योंकि अभी दूसरे लोग क्या है, इस पर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आपको जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि यूएस अपना स्पेस फोर्स तक लॉन्च कर चुका है, वहां पर एक सेपरेट स्पेस फोर्स लॉन्च कर चुका है। चीन वहां पर आ चुका है। ठीक है, चीन आपका आ चुका है। उसके अलावा आप कह सकते हैं रूस हो गया। ठीक है, और मतलब हमें क्या माना जा रहा था, हमें ये माना जा रहा था कि हम तो भाई एक बीच में मतलब नजरिया जो है वो क्रिएट कर, मतलब इस तरह का नजरिया वर्ल्ड लेवल पर बनाया जा रहा था कि हम तो यूएस की बात को मानते हैं। लेकिन जब अभी रशिया वाला प्रकरण हुआ, जिसकी वजह से हमने यूएस के लगाए हुए सैंक्शंस को नहीं माना, कि उसने रशिया में सैंक्शंस लगाए लेकिन हमने फिर भी उनसे अपनी चीज आयात करवाया है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि एक आपकी पोजीशन क्लियर होती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो निष्पक्ष हैं, हम वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है, हम किसी की और झुकाव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा काउंटर स्पेस क्षमताओं के साथ हमारी जो संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर स्पेस में जो हमारी संपत्तियां हैं उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक है, ताकि कोई और उसका मिसयूज ना करे। मेरे ख्याल से आप ये टॉपिक है जो अब समझ चुके होंगे कि क्या है कहानी और क्यों चिंता जताई है इन्होंने, जो चीफ ऑफ एयर डिफेंस है उन्होंने। ठीक है, तो आगे अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। ये @omdivedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूजर नेम है, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।